नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्य सचिव डॉक्टर राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में कृषि विभाग के वार्षिक एक्शन प्लान के लिए रणनीति बनाई गई। राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक हुई। बैठक में सचिव विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे और विनीत कुमार के साथ साथ कृषि और उद्यान विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की युवा नेत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई के बीजेपी में चले जाने का कांग्रेस को दुख सताने लगा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अनुकृति गुसाई के जाने का कांग्रेस पार्टी को दुख है, क्योंकि युवा नेत्री के जाने से पार्टी में कमी जरूर होगी। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अनुकृति गुसाई के जाने से पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के राजनीतिक भविष्य पर भी असर पड़ेगा। देखिए, हरक सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको उड़ीसा का प्रभारी भी बनाया है, लेकिन जिस तरीके से उनकी बहू पुत्रवधू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और चिंतनीय भी है, क्योंकि वो हरक सिंह जी के लिए भी मुझे लगता है दुखदाई होगा और हमारे लिए तो दुखदाई है ही पार्टी के लिए। लेकिन अनुकृति का पार्टी छोड़ना और निश्चित रूप से एक सोचनीय बात है और उसमें गंभीर चिंतन भी होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा के प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने कर्णप्रयाग पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका धन्यवाद किया। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। गणेश गोदयाल का कहना है कि उन्हें जनता पर पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में लेकर चुनाव लड़ा है, यकीनन वो लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में चुनाव के बाद जनप्रतिनिधि को जनता के बीच जरूर जाना चाहिए। वहीं उत्तराखंड के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद महेश भट्ट 25 अप्रैल को राज्यसभा में पद की शपथ लेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उस जिम्मेदारी को वो पूरा करेंगे। देखिए, मैंने अपने माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से आग्रह किया था कि मैं 20 तारीख के बाद ही शपथ लूँगा, और मुझे बताते खुशी है 25 तारीख अप्रैल की मुझे तिथि मिली है, तो 25 तारीख को मैं शपथ लूँगा और जो उत्तरदायित्व मेरे पास आया मैं उसको श्रद्धापूर्वक उसका निर्वहन करूँगा, और जो यहाँ की जन अपेक्षाएँ उस सदन में जिन विषयों को उठाया जा सकता है उनमें उठाऊँगा, और मेरा लक्ष्य उत्तराखंड राज्य के विकास में अपना योगदान देने का रहेगा। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने नगर निकायों के चुनाव कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा, चुनाव तय समय के भीतर हो जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का प्रतिशत 57.24% रहा, लेकिन ये वोट प्रतिशत भी पिछले लोकसभा चुनाव से कम है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 61% मतदान हुआ था, जो उत्साहजनक कहा जा सकता है। लेकिन इस बार वोटरों को वोट तक खींचने में राज्य के माननीय नाकाम साबित हो रहे। आलम यह है कि दिग्गजों के पोलिंग बूथ पर कम वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में कम मतदान और सियासत इस पर पूरी तरह से भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में ऐतिहासिक मतदान करने के सारे दावे हवा हो गए। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नगला तराई बूथ पर भी पिछले लोकसभा चुनाव के तुलना में इस बार 11% कम वोट पड़े। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के बूथ पर 11.8
5-7% कम मतदान हुआ, जबकि सबसे ज्यादा मतदान इस बार उनकी ही विधानसभा में हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के पोलिंग बूथ पर भी इस बार मतदान में 1% की वृद्धि हुई है, यानी पिछली बार 52.95% मतदान रहा और इस बार 53.27% का मतदान हुआ। अल्मोड़ा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप टमटा के पोलिंग बूथ पर भी इस बार 52% मतदान हुआ है, जबकि 2019 में उनके पोलिंग बूथ पर 57% मतदान हुआ था। कुछ इसी तरह का हाल बीजेपी के प्रत्याशी अजय टमटा के पोलिंग बूथ का भी है, जहां पर इस बार 53% मतदान हुआ था, जबकि साल 2019 में इस पोलिंग बूथ पर 53% ही मतदान हुआ था। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के सोमेश्वर जीआईसी पोलिंग बूथ पर 65% मतदान हुआ है। कांग्रेस के उप नेता सदन भुवन कापड़ी के खटीमा स्थित पोलिंग बूथ पर भी इस बार 71% मतदान हुआ है, जबकि 2019 में उनके पोलिंग बूथ पर 73% मतदान हुआ था। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 83,37,914 मतदाता हैं, जिसमें से इस बार 47,72,484 मतदाताओं ने ही अपने वोट का इस्तेमाल किया है। खास बात ये रही कि इसमें भी सबसे ज्यादा मतदान करने के लिए महिलाएं आगे आई और 53% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों की संख्या महज 46% रही। अब भाजपाई हो या फिर कांग्रेस, कम वोटिंग की थ्योरी पर अपनी अपनी दलील दे रहे हैं। विपक्ष की हताशा, निराशा, निष्क्रियता, इसके कारण से चुनाव एक तरफा रहा और वोटिंग परसेंटेज पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। बाकी और भी बहुत सारे कारण हैं, आप एनालिसिस करेंगे, शादियां थी, गर्मी थी, गेहूं कट रहे थे, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि एक तरफा चुनाव था, विपक्ष में हताशा, निराशा थी। निश्चित रूप से जिस तरीके से मतदान प्रतिशत कम हुआ है और विशेषकर जो स्थापित नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके पोलिंग बूथ में भी मतदान कम हुआ है, वो चिंता का विषय है। और ये बात आपकी सही है कि लोगों को हम उत्साहित भी नहीं कर पाए, लोगों को हम अपनी बात समझा भी नहीं पाए और लोगों को वोट डालने के लिए हम लोग ढंग से बुला भी नहीं पाए। इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रतिशत कम हुआ है और ये सारे राजनीतिक दलों में है, कोई एक ही राजनीतिक दल नहीं है। जितने भी महानुभाव हैं, विधायक हैं या सांसद रहे हैं, वरिष्ठ मंत्रीगण रहे हैं, उनके गृह क्षेत्र में पार्टी का ये मत प्रतिशत गिरा है और वास्तव में ये उनके लिए भी चिंता का विषय है और ये सारे राजनीतिक दलों के लिए भी चिंता का विषय है। इसका कम से कम संज्ञान लेना चाहिए और इसका समाधान भी निकालना चाहिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, जिसमें अब 1.5% की बढ़ोतरी के साथ अब 57.24% मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत में सबसे ज्यादा हरिद्वार लोकसभा सीट रही है, जहां पर 63.53% मतदान हुआ है, जबकि नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर 62.57% मतदान हुआ है। पर्वतीय सीटों में टिहरी सीट पर 53.76% मतदान हुआ है। पौड़ी गढ़वाल में 52.42% और अल्मोड़ा सीट में सबसे कम यानी 48.82% मतदान हो पाया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कम वोटिंग बीजेपी के लिए टेंशन बननी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने हर पोलिंग बूथ पर 75% मतदान कराने का लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं को दिया था। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। वहीं देहरादून में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में हनुमान चालीसा का
पाठ किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्तुति यज्ञ का भी आयोजन किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने हनुमान चालीसा के आयोजन पर कहा कि बीजेपी धर्म की ठेकेदार है, जबकि कांग्रेस धर्म को मानने वाली पार्टी है। इसलिए कार्यकर्ताओं ने हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और पार्टी को जीत हासिल होगी। देखिए, आज श्री हनुमान जयंती है। इस शुभ अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और एक स्तुति यज्ञ भी यहाँ पर आयोजित किया गया। हनुमान जी से कई चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं और बजरंगबली की कृपा से मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव भी ठीक रहेगा। और हमारा तो ये कहना है कि कोई भारतीय जनता पार्टी ही धर्म की ठेकेदार नहीं है। ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से आयोजित होने चाहिए। हम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन धर्म को मानने वाले लोग हैं और इस तरह के कार्यक्रम जरूर आयोजित होने चाहिए। इसी सिलसिले में आज हमारे कार्यकर्ताओं ने हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर कार्यालय में ये पाठ का आयोजन किया है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में भी जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां जूना अखाड़े में भी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर विशेष पूजन और संत समागम का आयोजन किया गया। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी देवानंद महाराज ने कहा कि कलयुग के देवता के रोज रूप में पूज जाने वाले श्री राम भक्त हनुमान की जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें हनुमान के जीवन से जुड़े हुए प्रसंग को प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान संतों के साथ साथ अलग अलग जगह से आए साधकों ने भी हिस्सा लिया। राजधानी देहरादून से खबर है, जहां चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए आरटीओ ने स्पेशल टीम का गठन किया है, जो आरटीओ के द्वारा बनाए गए चेक पॉइंट्स पर संयुक्त रूप से चेकिंग करेगी। कमर्शियल गाड़ियों के ग्रीन कार्ड, फिटनेस कार्ड के साथ साथ सभी दस्तावेजों की चेकिंग की जाएगी। अगर कोई शख्स यात्रियों को कमर्शियल गाड़ी के नंबर प्लेट्स के बदले प्राइवेट गाड़ी के नंबर प्लेट्स में चारधाम यात्रा करेंगे तो उसे और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काफी सख्ती हो रही है, तो लोग जो पीली प्लेट की गाड़ियां हैं जो कमर्शियल व्हीकल में है उसी में यात्रा करते हैं, और अगर कोई व्यक्ति स्वयं यात्रा कर रहा है तो अपने प्राइवेट गाड़ी से जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट टीमें बनी हुई हैं। हम लोग हर जगह चेक करते हैं, खासकर जो चेक पोस्ट हमारी हो उस पर हम लोग गाड़ी को रोकते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें कहीं किसी ढंग की कोई विसंगति तो नहीं है, किसी पर जो शर्तें हैं उसका कोई उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, गाड़ी बगैर परमिट तो नहीं है, फिटनेस कहीं गाड़ी खत्म तो नहीं है, गाड़ी में ज़्यादा लोग तो नहीं बैठे हुए हैं। इन सब बातों का हम लोग ध्यान रखते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है, जिसमें यात्रा में आने वाले श्रद्धालु तो अपना रजिस्ट्रेशन करा ही रहे हैं, साथ ही प्रशासन की तरफ से भी यात्रा को सफल बनाने के लिए लगातार अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु के रजिस्ट्रेशन का नजर डालें तो 15 अप्रैल से लेकर अब तक 13,26,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। चारधाम यात्रा के लिए जेएमबीएन और प्रशासन दोनों ने अपनी कमर कस ली है। ये कहा जा सकता है कि रोजाना जिस प्रकार से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे वो नए रिकॉर्ड यहां पर बनाते हुए नजर आ रहे। जेएमबीएन की तरफ से भी यात्रा को लेकर पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है, यानी गेस्ट हाउस में रुकने से लेकर जो टूरिज्म कैंप तक है उनके लिए पूरी तरीके से जेएमबीएन तैयार हो रहा है। और जिस प्रकार से इस समय उत्साह नजर आ रहा है श्रद्धालुओं में, यहाँ पर आने वाले यात्रियों में, तो उसको देखते हुए कह सकते हैं कि इस बार जो चारधाम
चारधाम यात्रा के रिकॉर्ड होंगे वो नए रिकॉर्ड होंगे और ये रिकॉर्ड पिछली बार से ज़्यादा होंगे, यानी पिछले रिकॉर्ड टूटते न रहेंगे। पूरी तरीके से यात्रा की तैयारियां हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन की इस यात्रा पर जब यात्रा शुरू होगी तो किस प्रकार से अमल कर पाता है और किस प्रकार से सुविधाएं यात्रियों को दे पाता है। कैमरामैन सुनील था, अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। खबर मसूरी से है, जहां पिछले 3 महीनों से कैमल बैक रोड में सीवेज पाइप लाइन डालने का काम चल रहा है, लेकिन तय समय पर काम पूरा ना होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल में हुए एक हादसे में एक मजदूर की जान भी चली गई, जिसको लेकर देहरादून डीएम के निर्देश पर एसडीएम दीपक सैनी ने जल निगम के अधिकारियों के साथ सीवेज परियोजना के तहत चल रहे कामों का निरीक्षण किया। वहीं एसडीएम ने काम में हो रही देरी को लेकर ठेकेदार को जमकर फटकार भी लगाई। जी देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ना सीवर लाइन डाली जा रही है। अभी काम इन्होंने काफ़ी हद तक तो कुछ काम किया था, अभी लगभग 50 से 60 मीटर के बीच का काम यहाँ पे अभी और बाकी है डालना। बीच में इनको यहाँ पर इस होटल के पास में जो सामने का एरिया उसमें हार्ड रॉक मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बता रहे हैं डिले हो रहा है कटिंग में। और चूँकि संकरा रास्ता है तो मलबा निकाल के उसको साइड में डालते हैं, जिसके कारण आम जनमानस को तकलीफ भी हो रही है। उसी के एवज में जो है डीएम मैडम के आदेशों के अनुसार हमने यहाँ पर निरीक्षण भी किया आके काम की भौतिक परिस्थिति को जानने के लिए। तो अभी जैसा ये देख रहे हैं, हमने इनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि डेली हम लोगों को रिपोर्ट देंगे कितना प्रोग्रेस हुआ है, डेली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही साथ इनको ये भी आदेश दिए गए हैं कि आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत जो है रात के समय जो है इसकी कंप्लीट बैरिकेडिंग की जाए। वहीं हल्द्वानी में गर्मी शुरू होते ही पीने के पानी की किल्लत भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जल संस्थान, जल निगम और विद्युत विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। डीएम वंदना सिंह ने बताया कि जिन इलाकों में पेयजल के पंप सेट खराब है, वहां टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने के निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही जिन इलाकों के ट्यूबवेल खराब है, वहां पंप या स्टेबलाइजर रखे जाने की व्यवस्था की गई। साथ ही बिजली विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि आपसी समन्वय के साथ काम किया जाना जरूरी है। जल संस्थान, जल निगम के संबंधित डिविजन्स हैं। पेयजल की जो किल्लत हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, और सभी को जो पर्याप्त मात्रा में टैंकर्स वगैरह लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जहां विभिन्न पंप हाउसेस के खराब होने की वजह से दिक्कतें आती हैं पेयजल की पंपिंग में, उसमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया है। विभाग को कई बार इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसके अप एंड डाउन होने की वजह से भी पंपिंग में समस्या आती है, तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी आज की मीटिंग में हमने निर्देशित किया है कि जल संस्थान और जल निगम के जहां जहां पंप हाउस है वहां समन्वय बनाते हुए अपने ट्रांसफार्मर में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां ऋषिकेश नेशनल हाईवे पर चटवा पीपल गौचर के पास रोड रोलर ले जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस पलटने के चलते ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो गए। दोनों घायलों को पुलिस की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की स्थिति सामान्य है। तो कर्णप्रयाग से खबर है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित होकर हाईवे पर ट्रक पलट गया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर घायल हो गए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हल्द्वानी से खबर है, जहां अंबिका विहार कॉलोनी में एक कपड़ा गोदाम में अचानक आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में कोशिश की, वहीं कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने से किसी प्रकार के जानमाल की हानि की खबर नहीं है। तो हल्द्वानी से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दमकल विभाग की टीमें मौके पर डटी रही और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर पिथौरागढ़ के चौकोड़ी से है, जहां हिमालय इंटर कॉलेज की बस
छात्रों को स्कूल ले जा रही थी। इस दौरान बैरीनाग थाने के पास धनौली सड़क पर छात्रों से भरी बस सड़क पर पलटकर एक पेड़ पर टकरा गई और अटक गई। बस के पेड़ से अटक जाने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। स्थिति इस दौरान ऐसी थी कि स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्र छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां घायल छात्र छात्राओं का उपचार होने के बाद डॉक्टर ने छात्रों को खतरे से बाहर बताया है। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां छात्र छात्राओं को ले जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पलटने के बाद जो बस है वो एक पेड़ से जाकर अटक गई, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी छात्र छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की स्थिति ठीक है। पिथौरागढ़ से खबर है, जहां एक स्कूल बस छात्र छात्राओं को ले जा रही स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट जाती है। पलटने के बाद वो बस जो है पेड़ पर अटक गई और छात्र छात्राओं की फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां 100 मीटर गहरी खाई में एक बोलेरो कैंपर गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति जो था सवार था। इस दौरान सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घायल व्यक्ति को निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। रुद्रप्रयाग में खाई में एक कार गिर गई। इस दौरान कार के अंदर जो व्यक्ति सवार था वो भी घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार में सवार जो व्यक्ति था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान स्थानीय लोग और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद घायल व्यक्ति को कार से बाहर निकाला गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं उत्तराखंड में जंगल पिछले कुछ दिनों से लगातार धधक रहे हैं, जिससे वन संपदा को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। गढ़वाल मंडल में 14 जगह आग लगने की खबर मिली है। वहीं कुमाऊं मंडल की अगर बात करें तो कुमाऊं मंडल में 35 जगह जंगल धधक रहे हैं। आग से पहाड़ धुआं हो रहे हैं। राज्य में गर्मी तेज होने के साथ ही जंगल की आग के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।